प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। देखिए, धातुएं सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो बहुत कम अभिक्रियाशील है, जो अम्लों से अभिक्रिया नहीं भी करती हैं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कुछ अभिक्रियाएं धातुओं के अम्लों के साथ। अब मैग्नीशियम क्या तनु अम्ल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है? हाँ, मैग्नीशियम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से भी सामान्य ताप पर अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है और एल्यूमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल से भी सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है। आयरन भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों से ही सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है। कॉपर जो है वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि गर्म करने पर भी नहीं करता, जबकि कॉपर जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। लकड़ी का कोयला और सल्फर ये दोनों ही तनु अम्लों से ना सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया भी नहीं करते और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसी प्रकार से धातुएं जो है अम्लों से अभिक्रिया में हमने पहले भी कर लिया था और अब थोड़ा सा और बता देता हूं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्ल, इसमें मैग्नीशियम इससे भी विक्रिया करता है, इससे भी करता है। एल्यूमिनियम दोनों से ही सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेता है। लोहा दोनों से ही अभिक्रिया कर लेता है, लेकिन कॉपर जो है तांबा यानी कि ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम लो यानी आयरन, तांबा यानी कॉपर, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। और इसके बाद आप देखिए क्षार से अभिक्रिया। उससे पहले सल्फर भी ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है ना सल्फ्यूरिक अम्ल से, और कार्बन भी दोनों से ही अभिक्रिया नहीं करता है। अक्षारों से अभिक्रिया से धातु की अभिक्रिया, अभी हम धातुओं की कर रहे हैं कि अभिक्रिया। ये दोनों धातुएं नहीं हैं, ये दोनों अधातुएं हैं। हम इनको दोबारा करेंगे फिर भी बताएंगे। अधातुएं, धातुएं क्षारों से अभिक्रिया करके अपने लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। उत्पन्न करती हैं। मतलब जब भी धातुएं क्षार से अभिक्रिया करेंगी तब भी जो है अम्ल की तरह से ही लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। और यदि हम हाइड्रोजन गैस जब उत्पन्न हो रही है उसके पास जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होगी, और ये पॉप की ध्वनि उत्पन्न होना यह दर्शाता है कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई है। इसके बाद विस्थापन अभिक्रियाएं।
बच्चों, अब विस्थापन अभिक्रियाओं को समझने के लिए आपको एक बात को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, जैसे आप ये देखिए, मैग्नीशियम बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, लोहा धीरे अभिक्रिया करता है, कॉपर यहाँ देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता ही नहीं और सल्फ्यूरिक अम्ल से भी गर्म करने पर अभिक्रिया करता है। तो ये सभी एक जैसे अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और कुछ बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। जब हम किसी एक ऐसे धातु को लेते हैं जो अधिक अभिक्रियाशील है और दूसरी धातु के लवण में उसको मिला देते हैं जो कम अभिक्रियाशील हो, तो अधिक अभिक्रियाशील धातु उसको कम वाली को हटा देती है। जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटा देती है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। जैसे आप देखिए, आप कॉपर सल्फेट का घोल लें, हम कॉपर सल्फेट का घोल, और इसमें लोहे का टुकड़ा डाल दें, यानी आयरन, या जिंक का टुकड़ा डाल दें, तो लोह जो है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, इसको यहां से विस्थापित कर देगा और खुद का लवण बना लेगा। Cu यहां से हटा देगा, Fe यहां पे आ जाएगा और कॉपर अलग हो गया और ये आयरन सल्फेट बन गया। क्या बन गया, ये आयरन सल्फेट। मैं हिंदी में लिख देता हूं, आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया, यानी तांबा अलग हो गया, क्योंकि आयरन जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। यदि हम आयरन सल्फेट में कॉपर डाल दें, तांबा डाल दें, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, ये इसको विस्थापित नहीं कर सकता। अधिक अभिक्रियाशील जो है कम अभिक्रियाशील को उसके लवण में से विस्थापित कर सकता है। इसी प्रकार से यदि कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट, हम जिंक का टुकड़ा डाल दें, जिंक, Zn जिंक होता है, हिंदी में लिखते हैं, जिंक का टुकड़ा डालें, तो ये जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ये क्या करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। ये जिंक सल्फेट कॉपर, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अधिक अभिक्रियाशील जो है कम अभिक्रियाशील को उसके स्थान से हटा देता है और स्वयं का लवण बना लेता है। तो क्या हुई विस्थापन अभिक्रियाएं, मैं परिभाषा लिख देता हूं। विस्थापन अभिक्रियाएं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है कम अभिक्रियाशील को उसके स्थान से हटा देती है और खुद का लवण बना लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील को धातु को उसके स्थान से हटाकर स्वयं का लवण बना लेती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है कम अभिक्रियाशील को उसके लवण से हटाएगी और स्वयं का लवण बना लेगी, इसको हम विस्थापन अभिक्रिया
कहते हैं। तो जैसे हमने देखा विस्थापन अभिक्रिया में ये लोहा जो है यानी कि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो लोह जो है कॉपर को उसके ऊपर सल्फेट से हटा के खुद का लवण बना लेती है आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम जिंक को इसमें डालें तो जिंक कॉपर सल्फेट को हटा के और स्वयं का लवण बना लेता है, कॉपर को हटा देता है। यदि उल्टा कर दें कि हम कॉपर को आयरन सल्फेट में डालें तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है, लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर जो है इस आयरन को यहाँ से नहीं हटा सकता, अभिक्रिया नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि हम जिंक सल्फेट में तांबा यानी कॉपर डालें तो भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है जिंक से कम अभिक्रियाशील है, ये इसको इसके स्थान से नहीं हटा सकता। तो इस प्रकार से अधिक अभिक्रियाशील जो है वो कम अभिक्रियाशील को हटा सकता है, तो इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों इसी प्रकार से अधातुओं के रासायनिक गुण, अधातुओं के रासायनिक गुण, सबसे पहले हम बात करें कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो हम कहेंगे अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कार्बन जो है अधातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनेगी। क्या बनेगी? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनेगी। इसी प्रकार से सल्फर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो सल्फर डाई ऑक्साइड गैस बनेगी। कौन सी गैस बनेगी? सल्फर डाई ऑक्साइड गैस बनेगी। तो अधातुएं जो हैं धातुओं की तरह से ही अभिक्रिया करती हैं, यानी जलती हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगी। और यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोल दें तो क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम जल में घोलते हैं, पानी में घोलते हैं, ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये जल, तो ये बनाएगा H2SO3 यानी सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस अम्ल। मतलब ये है कि अधातुओं के, इसका कहने का मतलब ये है अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं तथा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के अम्लीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जल में घुल के बनाएंगे क्षार, और अधातुओं के ऑक्साइड जल में घुल के बनाएंगे अम्ल। इसी तरह से जल के साथ अभिक्रिया की बात करें तो अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जल के साथ अभिक्रिया अधातुएं
जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। जबकि धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं। अम्ल से अभिक्रिया, अम्लों से अधातु की अभिक्रिया, बच्चों अधातुएं अम्लों से भी अभिक्रिया नहीं करती। अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। तो इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं कि इनमें अंतर क्या है। अगर हम धातु और अधातुओं के अंतर की बात करें, अंतर करें हम कि इसमें धातु और अधातु में अंतर करें, तो ये अंतर स्पष्ट हो जाते हैं मेरे कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। कौन से ऑक्साइड? क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। और अधातुएं जो है, ये रासायनिक गुणों के अंतर बात कर रहा हूं मैं, अंतर रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में अधातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। यानी अगर इसका ऑक्साइड लें धातु का, तो ये क्या करे, क्षारीय ऑक्साइड है, ये लाल लिटमस को नीले में बदलेगा, और अधातुओं के जो ऑक्साइड है वो नीले लिटमस को लाल में बदलेंगे। धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं, क्रिया करती हैं। अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती। नहीं करती। धातुएं अम्लों से विक्रिया करती हैं। अधातुएं अम्लों से विक्रिया नहीं करती। नहीं करती। ये रासायनिक गुणों में अंतर था। अब भौतिक गुणों में अंतर देखिए। कौन से गुणों के आधार पर? भौतिक। आपको भौतिक जरूर याद करने हैं। भौतिक गुणों के आधार पर धातुएं और अधातुएं, क्या अंतर है? देखिए, धातुएं आघातवर्धक होती हैं, हम पहले कर चुके हैं। आघातवर्धक होती हैं। अधातुएं आघातवर्धक नहीं होती। आघातवर्धक नहीं होती, यानी भंगुर होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं, यानी इनकी तारें बनाई जा सकती हैं। धातुएं आघातवर्धक होती हैं, इसका मतलब क्या है? इसकी पतली ईंट कर चादरें बनाई जा सकती हैं।
और जबकि अ धातुएं आघातवर्धन नहीं होती यानी भंगुर होती हैं। कहने का मतलब इनको पीट के चादरें नहीं बनाई जा सकती, टूट जाती हैं। धातुएं तन्य होती हैं यानी इनकी तारें बनाई जा सकती हैं, और अ धातुओं की तारें नहीं बनाई जा सकती, तो अ धातुएं तन्य नहीं होती। तीसरा, धातुएं चमकदार होती हैं। और अ धातुएं चमकदार नहीं होती। चमकदार का मतलब द्युति होती है इनमें, द्युति का मतलब इनकी अपनी चमक होती है। अ धातुएं चमकदार नहीं होती। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। जबकि अ धातुएं विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती। अ धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती। अधिकतर धातुएं कठोर होती हैं। कठोर होती हैं, आपको पता भी है। लेकिन ये भी बताया था कि दो ऐसी धातुएं हैं जो कठोर नहीं होती। वो कौन सी थी? सोडियम और पोटेशियम। नरम होती हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। अधिकतर अ धातुएं कठोर नहीं होती यानी नरम होती हैं ज़्यादातर। ये अंतर बहुत है बच्चों। और इसके साथ धातुओं के उपयोग क्या क्या हैं? धातुएं जो हैं हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। धातुओं के और अधातुओं के उपयोग हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अपना काम करते रहें।